Hello everyone, welcome to Olive Board and welcome to a very new session. So in this session, I'm going to share with you all self-given exam analysis of my SBI PO मेंस एग्ज़ाम. सो आज का सेशन में मैं वही डिस्कस करने वाली हूँ कि मैंने मेंस का एग्ज़ाम दिया. आप सभी जानते हैं PO मेरा प्री क्लियर हुआ था. सो मेंस का क्या एनालिसिस है, क्या मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें हैं, सेक्शन वाइज मुझे क्या लगा, सब कुछ डिटेल में बताऊंगी आपको. किस तरह के क्वेश्चंस आए थे वो भी बताऊंगी. सो कंटिन्यू करते हैं इस सेशन को. बट बिफोर स्टार्टिंग द सेशन, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब द चैनल येट, डू सब्सक्राइब इट एंड हिट द बेल आइकन. सो फर्स्टली हम डिस्कस करते हैं रीजनिंग सेक्शन के बारे में. तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ जो लेवल था रीजनिंग सेक्शन का, दैट वाज मॉडरेट टू हाई. अब मैं बताती हूँ आपको मैंने कौन कौन से अटेम्प्ट करे, कौन कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे, एंड उसके अलावा जो नहीं कर पाई वो भी आपको बताऊँगी. 40 क्वेश्चंस थे, उनका सबका ब्रीफ में आपको बताती हूँ. सो सबसे पहले तो पजल आया था जिसमें एक हेक्सागन टेबल है. उसमें हेक्सागन के 6 साइड्स होते हैं, तो 6 ट्रायंगल्स उस हेक्सागन टेबल में प्लेस है. उन ट्रायंगल्स प्लेस हैं एंड ट्रायंगल्स के अपना एक नंबर दे रखा है एंड अल्फ़ाबेट उस ट्रायंगल में है. वो मतलब बेसिकली काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था. 12 मिनट मेरा उसमें ही लग गया. ठीक है, तो मेंस में यही होता है. अगर कोई पजल आपको लग रहा है कि आप कर सकते हैं तो उसमें टाइम तो आपका काफ़ी जाएगा. पहले बार बनाया नहीं बना, दूसरे बार में बना, बट हाँ 10 से 12 मिनट मेरा उसमें लग गया था. बट इसलिए किया क्योंकि चार क्वेश्चन दे रहा था वो, तो इसलिए अटेम्प्ट कर लिया. ठीक है, तो ये थे. देन उसके बाद मैंने एक और अटेम्प्ट किया था फ्लोज एंड फ्लैट्स वाला, जो कि पूरे रीजनिंग सेक्शन का सबसे ईजीएस्ट पजल कह सकते हैं. ठीक है, तो वो था. उसमें क्या था कि आपके जो क्वेश्चन जो फ्लोर्स दे रखे हैं, फ्लोर्स का डेटा दे रखा है एंड फ्लैट्स आपके हैं. जैसे हमारे फ्लोर्स एंड फ्लैट्स वाले क्वेश्चन हम नॉर्मली करते हैं, बट हाँ यूजुअली हमारे 4 फ्लोर्स दे रखे होते हैं, बट इसमें टोटल बन रहे थे 13 फ्लोर्स बन रहे थे. उनसे ही क्वेश्चंस बने थे. ठीक है, तो इससे 4 क्वेश्चंस इससे मिल गए. और इसमें मेरा रीजनिंग में अटेम्प्ट था, टोटल 13 अटेम्प्ट्स किए थे मैंने. ठीक है, उसके अलावा 2 क्वेश्चंस मेरे उससे बने कोडिंग डिकोडिंग से, सॉरी इनपुट आउटपुट वाले से. ठीक है, वो इजी आया था. इनपुट आउटपुट इस बार वाला बहुत ज़्यादा टफ नहीं था. लास्ट के एक और फर्स्ट के लास्ट में से एक नंबर कम करना था, ऐसे अल्फ़ाबेट कम करना था, ऐसे करके था. इनपुट आउटपुट बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, इजी मतलब नॉर्मल था. बहुत इजी भी नहीं कहूँगी. टाइम टेकिंग तो ऑब्वियसली होता ही है मीन्स में. देन इसके बाद में आपके ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस थे. ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चंस थे और दोनों ही क्वेश्चंस मतलब ऐसे थे जैसे आपके कोडेड नहीं होते, कोडेड डिकोडेड टाइप वाले, जिसमें आपको साइंस दे रखा होता है. मतलब हैश दे दिया, $, ये लगा करके दे देते हैं अल्फ़ाबेट्स के बीच में. फिर उसके बाद उसको पूरा सॉल्व करिए, फिर उसके बाद एक और इक्वेशन मिलेगी, फिर उससे बताना है कि आपको आंसर क्या आएगा आपका. तो ऐसे करके ब्लड रिलेशन था. ऑब्वियसली टाइम टेकिंग था बट डूएबल था. ठीक है, ये हो गया. देन उसके बाद में 2 क्वेश्चन इससे बने. देन उसके बाद में एक इनपुट आउट वो आपका वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन था. ठीक है, सिलॉग्स वाला. तो सिलॉग्स वाला क्वेश्चन भी टाइम टेकिंग मतलब बहुत इजी नहीं था कि जैसे हमारे नॉर्मली प्रीलिम्स में होता है वैसे नहीं था. आपको ये भी कोडेड ही था, कोडेड फॉर्म में ही था, #@ साइन करके बना हुआ था. देन उसके बाद में उसके कंक्लूजन्स आपको नीचे दिए हुए थे ऑप्शंस में, उनमें से बताना है आपको कौन सा कंक्लूजन आपका सही है, कौन सा गलत है. ठीक है, तो इतने क्वेश्चंस मैंने किए. देन इसके बाद बात आती है कि कौन कौन से क्वेश्चन जो मैं नहीं कर पाई, जो मुझे डिफ़िकल्ट लगे, वो बताती हूँ. तो इसके अलावा पजल्स ही थे ऐसे. और बाकी आपके इन्फ्रेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, स्टेटमेंट है उसका क्या आपको इन्फ्रेंस दे रहे हैं, तो वो मैं अवॉइड ही करती हूँ क्योंकि उसमें एक तरह से हम तुक्का ही लगा रहे होते हैं. बहुत ज़्यादा क्लियर आउटलुक ओवरव्यू नहीं होता है हमें उस चीज़ का, तो हमें बहुत ज़्यादा क्लियर उसका डिटेल नहीं मिल पाता. इस वजह से मैंने वो वाले क्वेश्चन नहीं किए. उसके अलावा पजल्स ही थे. पजल्स भी बहुत डिफ़िकल्ट थे, मतलब डिफ़िकल्ट इन सेंस बहुत ज़्यादा लेंथी. अब मैं ऑलरेडी एक 12 मिनट का पजल कर चुकी हूँ, तो मेरे पास इतना टाइम तो नहीं होगा कि मैं और 10 से 12 मिनट दूसरे पजल को भी दे दूँ, क्योंकि बाकी की चीज़ें भी देखनी है. एंड येस, हाँ मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है मेरे अटेम्प्ट्स बढ़ सकते थे, बट क्योंकि मैंने, लेकिन क्या कह सकते हैं, मेंस का एग्ज़ाम में आपका उस टाइम पे बस ये होता है कि किस तरह से अपने क्वेश्चंस कुछ बचा के करते चलो. ठीक है, बट ठीक है, एक्यूरेसी तो रहती है रीजनिंग सेक्शन में, तो इतना ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है. बट लेट्स सी क्या होता है. तो ये रहा रीजनिंग सेक्शन का. देन इसके बाद में आपका आता है
मैथ्स का सेक्शन। सो मैथ्स का सेक्शन वाज द टफेस्ट सेक्शन, मुझे सबसे ज़्यादा टफ वहीं लगा, क्योंकि इसमें क्या था कि आपके जो क्वेश्चंस थे डीआई जो थी वो, मैं सच बोल रही हूँ, आपसे झूठ नहीं बोलूँगी, डीआई ही सबसे ज़्यादा टफ थी। मैंने ही बहुत ज़्यादा अटैम्प्ट्स नहीं किए, मैंने फाइव अटैम्प्ट्स किए हैं मैथ्स में, हुए ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस बन ही नहीं रहे थे डीआई वाले, तो समझ में ही नहीं आ रहा था। पहली बात तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अगर आप उसे बनाने भी बैठेंगे, और फिर वो बने, और कुछ तो ऐसे थे कि बनने का दिमाग में भी आ रहा था, तो वो उनका आंसर नहीं मैच कर रहा था। ठीक है, तो जो मैंने किए वो मैं आपको बता देती हूँ। रूट्स वाले क्वेश्चंस मैंने किए, मतलब सिंगल वाले रूट्स दे रखे थे, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, नॉर्मल क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी नहीं थी कि हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी और या हमने 1 दे दिया, 2 दे दिया, 3 दे दिया, हमें कंपेयर करना है, वैसे नहीं। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी है, उसमें इनडेफिनेट नंबर्स दे रखे हैं आपके, जैसे कि लेटर्स दे रखे हैं, ए मतलब किस फॉर्म में बताती हूँ, ए एक्स प्लस ए एक्स माइनस एल एक्स, ए एक्स स्क्वायर माइनस एल एक्स प्लस टी, इस तरह से आपकी इक्वेशन दे रखी है, और उसको आपको कुछ डिटेल्स दे रखी हैं, उससे सॉल्व करना है। तो इस तरह के 3 से 4 क्वेश्चंस थे, जिनमें से मैंने 3 क्वेश्चन ये वाले करे, ठीक है। एंड 2 क्वेश्चंस हाँ सिंगल में और कोई थे आपके वहीं अरिथमेटिक के क्वेश्चंस थे, और हाँ एक केसलेट डीआई भी थी। केसलेट डीआई जो थी वो डुएबल थी, बट क्योंकि सॉल्व करने के बाद मेरा आंसर नहीं आया, काफ़ी टाइम दिया नहीं आया, तो इस वजह से मैं वो नहीं कर पाई, ठीक है। और एक और क्वेश्चन था आपका एक, हाँ ये चीज़ें बहुत डिफिकल्ट एक तरह से दे दी गई कि आपको दे रखा है एक वेसल है, उसमें मिल्क एंड वाटर है, मिल्क एंड वाटर की क्वांटिटी आपको नहीं पता है, उसका रेशियो दे दिया है, देन उससे आपको उसमें से कितना अमाउंट ऑफ मिक्सचर निकाला गया, और उस मिक्सचर को रिप्लेस करके उसमें जो बचा था उसमें ही आपका उतना ही अमाउंट का मिक्सचर मिल्क का डाल दिया गया, प्योर मिल्क डाल दिया गया, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन दे रखा था। देन आपको, और वो जो क्वेश्चन था अगर आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं होगा। मैंने ऑप्शंस जो दे रखे थे उनसे सॉल्व किया था, फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन वाला आंसर था, तो मैंने ऑप्शन से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था, ठीक है। तो इस तरह से ये मैथ्स का सेक्शन रहा। और डीआई बहुत ज़्यादा क्लियर ओवरव्यू मुझे नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बता भी नहीं पाऊंगी, बट हाँ बहुत ज़्यादा टफ थे। ग्राफ के फॉर्मेट में थे, 2 ग्राफ के फॉर्मेट में थे कि आपको ग्राफ दे दिया गया है, ऊपर नीचे ग्राफ दे दिया गया है, काफ़ी इनडेफिनेट चीज़ें दे रखी हैं। देन आपकी मिसिंग डीआई भी आई थी उसमें, ठीक है। मिसिंग डीआई का जो डेटा था, देखिए मैं यही सजेस्ट करूँगी कि आप लोग अगर आगे भी मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन क्वेश्चंस पे फोकस करिए जो डुएबल है। ऐसी डीआईज पे बिल्कुल भी मत जाइए जिनमें फंसने के चांसेस हैं, या आप अपना 15-20 मिनट एक डीआई पे लगा रहे हैं तो वो वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। 30 क्वेश्चन में से मेरे अटेम्प्ट्स 5 थे, काफ़ी कम है मैं जानती हूँ, बट आप लोग भी मुझे अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा अटेम्प्ट्स कितने रहे, तो मुझे भी आइडिया लगेगा, ठीक है। तो ये रहा डीआई मेन मैथ्स का सेक्शन, विच वॉज द टफेस्ट सेक्शन अकॉर्डिंग टू मी। देन उसके बाद आता है जीएस का सेक्शन। सो जीएस का सेक्शन मैं कहूँगी कि टफ तो था ही, बट ठीक है, कुछ क्वेश्चंस डुएबल थे अगर आपने अच्छे से पढ़ रखी हैं, कुछ पीडीएफ्स वगैरह पढ़ रखी हैं, या डिटेल्स में आपने जीएस को पढ़ रखा है। हाँ कुछ क्वेश्चंस काफ़ी पुराने भी आए थे, तो मैं ये सिर्फ एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देती हूँ आपको जीएस का, कि जीएस में आपके जेसीबी प्राइस के बारे में पूछा गया, ठीक है। देन उसके बाद कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, पेमेंट्स बैंक हैं प्रेजेंट में, वो पूछा गया, ठीक है। बिजनेस 20 यानी कि B20 को कौन होस्ट कर रहा है, ठीक है। और ऐसे ही एक क्वेश्चन करके था जिसमें कि कांग्रेस कोई ऑर्गेनाइजेशन टाइप का था, वो किसने होस्ट किया, कौन उसका चीफ गेस्ट था। इस तरह से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले, एंड ऑब्ituary भी थी एक, ठीक है। तो क्वेश्चंस जो थे जीएस में ही मैं कह सकती हूँ, अगर आपने अच्छे से पढ़ी है तो आप अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। जीएस में मेरा अटेम्प्ट 31 था, बट 31 अटेम्प्ट किया है, बट एक्यूरेसी का ऑब्वियसली थोड़ा सा डर रहता ही रहता है जीएस में, बट मैंने अटेम्प्ट कर दिया क्योंकि थोड़ा सा आइडिया भी जिसमें लग रहा था, तो वो अटेम्प्ट हो गए हैं। सो 80%, 70-80% की एक्यूरेसी के साथ में किया है, क्योंकि जीएस चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं, तो इसीलिए आप लोग भी अच्छे से जीएस प्रिपेयर करिएगा। बट लेट्स सी पूरा ओवरऑल क्या ही एग्ज़ाम का आता है, क्या रिजल्ट आता है, वो तो अभी मैं नहीं बता सकती कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। एंड देन कम्स द इंग्लिश सेक्शन। सो इंग्लिश सेक्शन काफ़ी ज़्यादा मैं कह सकती हूँ कॉम्प्लिकेटेड कर दिया गया इस बार। ऐसे क्वेश्चंस हम लोग को पहले, मैंने तो अभी तक एग्जाम दिया, तो मुझे जो कुछ क्वेश्चन जो न्यू इंट्रोड्यूस हुए हैं वैसे नहीं देखने को मिले। आपको एक भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नहीं था, पहली बात तो एक भी रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, मतलब छोटे छोटे वाले कॉम्प्रीहेंशन थे, उनसे क्या आप मतलब क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है आपको,
क्या आइडिया मिल रहा है, सेंट्रल आइडिया मिल रहा है, वो थे। बट ऐसे प्रॉपर आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस टाइप के क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक है। इसमें क्या था कि एक तो ये नया इंट्रोड्यूस हुआ है, 5 से 7 क्वेश्चन मुझे लगता है इसी के होंगे कि आपको दे रखा था, एक बड़ा सा सेंटेंस दे रखा है और उसमें पूछा गया है कि कितनी एरर्स हैं। अब इसमें तो इंसान ऑब्वियस सी बात है कि कंफ्यूज हो जाएगा, काउंट कहाँ तक करेगा, और इतना क्लियर नहीं मिलता है। उसमें काउंट करना था आपको, कितनी एरर्स हैं कितनी नहीं है, वो आपको काउंट करनी है, देन वो आपको टिक लगानी है, ठीक है। देखिए इंग्लिश सेक्शन में मुझे थोड़ा सा इंग्लिश सेक्शन अपना, मुझे लगता है कि ठीक है इंग्लिश अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो मैंने 35 में 33 अटेम्प्ट किए थे इंग्लिश में। बट हाँ ऑब्वियसली उसमें तो इतनी एक्यूरेसी तो नहीं ही रहती है जितनी हमारे बाकी के सेक्शंस में रहती है। सो लेट्स सी होता क्या है। तो ये था सबसे पहले, तो मैंने आपको इससे तो 5-7 क्वेश्चन आपको इसी से मिल जाएंगे कि एक बड़ा सा सेंटेंस दे दिया, उसमें आपको बतानी है नंबर ऑफ एरर्स कितनी है, ठीक है। देन उसके बाद में एक पैराजंबल था। पैराजंबल वाज क्वाइट इजी, मतलब क्वाइट बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं, मॉडरेट कहूँगी मैं। तो वो पैराजंबल दे दिया गया। उस पैराजंबल में अलग अलग तरीके के क्वेश्चन, एक तो आपको बताना है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा सेंटेंस कौन सा है। देन उसमें आपको ये भी बताना है कि इस पर्टिकुलर पैराजंबल में कौन सा ऐसा वर्ड है जो पहले, मतलब 2 स्पेस दे रखी थी, मतलब हाँ उसमें दे रखा था, एक उन्होंने नया सा सेंटेंस लिख रखा था और बताना था कि ये कौन कौन से सेंटेंस के बीच में ये सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं। तो वो पैराजंबल आपका सॉल्व हो गया अगर, तो वो आप इजीली बता लेंगे कि कौन से सेंटेंस के बीच में उस सेंटेंस को आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ छोटे छोटे पैसेजेस दे रखे थे, उससे पूछ रखा था, मतलब 5 पैसेज एक साथ दे दिए और पूछ लिया आपसे कि फर्स्ट पैसेज से आपको क्या सेंट्रल आइडिया मिलता है, सेकंड पैसेज में ऐसा क्या है जो कि, मतलब अब तो इस तरह का दे दिया है कि मतलब जो सेकंड पैसेज में समझाया गया है उससे रिलेटेड एक एग्जांपल दे दिया। फॉर एग्जांपल सेकंड पैसेज में बताया गया कि अगर जो टेक्नोलॉजी है उसकी वजह से जो अर्बन पीपल हैं, रूरल पीपल हैं, वो लोग अगर सीख जाएंगे तो उनको बेनिफिट मिलेगा। तो इस तरह का आपको एग्जाम्पल दे दिया कि एक रूरल लेडी है, वो किस तरह से अपना मतलब नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करके अपना अच्छे से फार्मिंग करती है। तो इस तरह से एग्जाम्पल दे दिया और बताया कि सेकेंड पैराग्राफ से आप इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है जो इसको कंक्लूड करता है या जो इसमें सेट बैठता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा माइंड मतलब आपका माइंड ऑब्जर्व करने वाली चीज़ है कि आप कितना ज़्यादा ऑब्जर्व कर रहे हैं या कितनी आपकी रीडिंग की हैबिट है, कितना आप समझते हैं, ठीक है। तो इस पे बेस्ड ये पूरा आपका इंग्लिश का था। मैं यही कहूँगी कि इसमें यही था बहुत ज़्यादा। और हाँ इस तरह के क्वेश्चंस भी थे जो इजी थे, काफ़ी डुएबल भी थे कि आपको वर्ड स्वैपिंग काइंड ऑफ वर्ड स्वैपिंग, मतलब एक सिंगल सेंटेंस में नहीं 2 सेंटेंसेस दे रखे हैं, उनकी वर्ड स्वैपिंग करनी है। और फिर उसके बाद आपको कनेक्टर नहीं, मतलब हाँ मतलब फ्रेज दे रखा है, आपको बताना है कि इसे किस तरह से यूज़ करके। तो वो मैंने 2 स्किप किए थे क्योंकि वो समझ में नहीं ही आ रहे थे, और फिर एकदम से पूरा बिल्कुल ही वैसे हो जाना तो नहीं समझ में आ रहा था कि कुछ भी टिक करते चल रहे हैं। तो वो 2 क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे। बाकी इंग्लिश का जिसकी रीडिंग हैबिट अच्छी होगी तो वो तो आई गेस अटेम्प्ट कर लेगा, बट हाँ जिसकी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है या इतना रीडिंग हैबिट नहीं है तो उसके लिए तो टफ होगा, क्योंकि इस बार का पूरा इंग्लिश का पेपर वॉज बेस्ड ऑन रीडिंग हैबिट आपकी कितनी अच्छी है और कितना आप चीज़ों को पढ़ना जानते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा इंग्लिश का सेक्शन। सो मेरा ओवरऑल अटेम्प्ट वाज 80। बट लेट्स सी क्या होता है क्या नहीं होता है, क्या स्कोर रहता है, वो सब हम बाद में देखेंगे। आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपका कैसा रहा एग्ज़ाम, कितने अटेम्प्ट्स थे, ताकि मुझे भी आइडिया मिले एंड लेट मी नो, ठीक है। एंड इसके बाद डिस्क्रिप्टिव पे अगर आते हैं तो डिस्क्रिप्टिव पे मैं देखिए 3 लेटर राइटिंग थी। लेटर राइटिंग किस तरीके की थी, एक तो थी कि आपकी सोसाइटी में मतलब आपके आसपास लोगों को आप देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, उसको लेकर के आपको एक एडिटर को एक लेटर लिखना है कि किस तरह से हम इन चीज़ों को कर्ब कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, वो आपको लेटर लिखना था। देन एक लेटर था कि आपका माइनर अकाउंट है एंड आप उसको कन्वर्ट कराना चाहते हैं मेजर अकाउंट में, यानी कि नॉर्मल अकाउंट में, क्योंकि उस टाइम आपकी एज कम थी एंड आप उसको मेजर अकाउंट में कन्वर्ट कराना चाहते हैं, तो उस पर ब्रांच मैनेजर को एक लेटर लिखिए। तो ये था। और बाकी तीसरा मुझे सॉरी बट मुझे याद नहीं आ रहा है कि तीसरा टॉपिक क्या था, बट हाँ बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, इतना मुझे याद है, ठीक है। सो दीज वर द 3 टॉपिक्स ऑफ लेटर राइटिंग। देन उसके बाद में ऐसे राइटिंग। सो ऐसे राइटिंग में
मैंने जो और हाँ, लेटर राइटिंग में मैंने ये वाला अटेम्प्ट किया था कि माइनर अकाउंट को मेजर अकाउंट में कैसे ट्रांसफ़र करना है, उसके रिगार्डिंग मतलब ट्रांसफ़र करवाना है, उसके रिगार्डिंग लेटर लिखने का जो था वो मैंने टाइप किया था, ठीक है। सो 150 वर्ड्स का था एंड मेरा आई गेस 130 वर्ड्स में हो गया था इस बार। मतलब मैंने SBI PO पहली बार दिया है, तो IBPS में तो आई गेस मुझे जहाँ तक याद है ऐसा नहीं था कि नीचे वर्ड लिमिट दे रखी हो। आप पूरा टाइप करें, आपको खुद से पता चल जाएगा कि आप वर्ड लिमिट से आउट हो रहे हैं, ठीक है, तो इसलिए आपको पता चल जाएगा। देन उसके बाद ऐसे में ये था कि ऐसे में आपको एक तो था कि टेक्नोलॉजी के बारे में बताना है कि किस तरह से टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हो रही है और वो किस तरह से हम उसको यूज़ कर सकते हैं हेल्थ केयर सेक्टर में। सेकंड मुझे याद नहीं, थर्ड जो मैंने अटेम्प्ट किया था वो ये था कि किस तरह से किसी भी कंट्री मतलब डेवलप कंट्री में होने के लिए इंडिया को किस तरह इक्वालिटी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके जो गर्ल्स एंड बॉयज़ के बीच में, ताकि कंट्री हमारी डेवलप हो सके। तो वो एक ऐसे लिखना था। सो 250 वर्ड्स लिखना था एंड मेरा 250 वर्ड्स में हो गया था। देखिए उसमें क्या था, 250 वर्ड्स अगर आपका एक्सीड कर रहा है ना तो स्पेस लेना बंद कर देगा, ठीक है, टाइप होना बंद हो जाएगा, तो वो एक अच्छी चीज़ है। सो मैंने क्योंकि जब पूरा मेरा ऐसे कंप्लीट हो गया उसके बाद में मैं एक कोटेशन ऐड कर रही थी, बट वो मुझसे ऐड नहीं हो रहा था क्योंकि मेरी लिमिट हो गई थी, तो इसलिए मैंने जो एक्सेस था वो डिलीट करके अपना जो कोटेशन था वो ऐड कर दिया, बिकॉज कोटेशन गिव्स यू मतलब अच्छा लगता है आपके ऐसे में अगर आप ऐड करते हो तो। बाकी लेट्स सी होता क्या है, बिकॉज मैं बहुत स्केप्टिकल रहती हूँ जब तक एग्ज़ाम नहीं पता चल जाता, रिज़ल्ट नहीं पता चल जाता है, ठीक है। तो आप लोग अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा क्या क्या अटैम्प्ट्स रहे आप सबके। मैं बहुत ज़्यादा एगर हूँ जानने के लिए कि क्या रहा। सो आई होप ये सेशन यूज़फुल रहा होगा। जितना मुझे याद था, जितना अपने एंड से मैं शेयर कर सकती थी वो मैंने शेयर कर दिया आप सबके साथ में। सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई होप ये यूज़फुल रहा होगा। देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।